हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, तारीख है आज की 20 मार्च 2023 और करते हैं शुरू आज के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है हमारे पास। सवाल है गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट। किस स्टेट के अंदर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जो है वो लॉन्च किया गया है। अभी क्या है बेटा, देखिए ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम ऐसी खेती करते हैं, हम ऐसी फसल उगाते हैं जिस फसल के अंदर हमने किसी भी तरीके के मतलब केमिकल्स का यूज़ नहीं किया, जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं किया है, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया है ना, उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। और जनरली इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग भी नहीं होती है, यानी कि उनके जीन्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं। तो वैसे भी हम जानते हैं कि बेटा सिक्किम हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट है जो कि फुली 100% ऑर्गेनिक बना था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसको तो पूरे वर्ल्ड के अंदर दर्जा मिल गया है कि ये फर्स्ट 100% फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। तो यहाँ पे जितनी भी फसल उगती है, जितनी भी खेती होती है ना किसी भी चीज़ की, वो 100% ऑर्गेनिक है। अब इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए ना एक गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कोई स्कीम नहीं है बेटा, ये कवर पेज है। पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया जाता है। इसमें क्या होता है ना कि हम कवर जो है वो बनाते हैं और उसको फिर कहीं ना कहीं लगाते हैं, इशू करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ का हम लोगों ने क्या करना होता है, मतलब इनॉग्रेशन करना है तो उसके लिए हम पहले पोस्टर्स छपवाते हैं ना, तो इस तरीके का एक कवर बनाएंगे, पोस्टर्स बना रहे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया था कि गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक से ही देखो 100% श्योर है आपने सिक्किम पे ही टिक लगाना है। ठीक है, अगर कभी ये न्यूज़ सुना भी ना हो ना तो भी आपका आंसर सिक्किम बनेगा, क्योंकि कई सालों से हम सिक्किम के बारे में पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनिक स्टेट है हमारे इंडिया की। ठीक है जी, तो चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। तो यूनियन मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने एक यूनिक कवर जो है वो रिलीज़ किया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलके। क्या नाम रखा है, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक फॉर सिक्किम। ठीक है, इसी के साथ सिक्किम फर्स्ट स्टेट है पूरे वर्ल्ड की जिसको ऑर्गेनिक होने का दर्जा मिल गया। देखिए ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला है इसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जो लंदन के अंदर छपती है, इस किताब के अंदर इसको ऑर्गेनिक स्टेट का जो है वो दर्जा मिल चुका है। ठीक है ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। तो ये क्या है, यूनिक कवर एक टेस्टामेंट होता है जो स्टेट की अचीवमेंट्स जो भी हुई हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की उसको दर्शाएगा, प्रोग्रेस क्या कुछ हुआ और इम्पॉर्टेंस बताएगा लोगों को कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी पूरी कंट्री के अंदर। ठीक है जी, तो आपको ना कुछ थोड़ा सा बस इतना सा याद रखना है कि ये किसने लॉन्च किया है। ठीक है, मिनिस्टर है हमारे यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने लॉन्च किया है। नाम क्या रखा है, गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। और किसके लिए किया है, सिक्किम। सिक्किम पूरे वर्ल्ड की पहली स्टेट बन गई है जिसको ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा दिया। किसने दिया बेटा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस बुक के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने किस स्टेट को ऑर्गेनिक होने का दर्जा दिया है पूरे विश्व के अंदर। तो आंसर इज सिक्किम। ऑलराइट, चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है Which organization inks the first high seas treaty to protect the ocean bodies of the world? सबसे पहले तो यार ये सवाल क्या है ना, सवाल समझो। देखो हाई सीज क्या होता है, हमें पता है कि हम सब जो है इस पृथ्वी के निवासी हैं, किसी ना किसी कॉन्टिनेंट में, कोई अफ्रीका में रह रहा है, कोई एशिया में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई कहीं, है ना। अब हम सब के बीच में बहुत सारे समुद्र हैं। ठीक है, किसी के पास इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे इंडियन ओशियन है। तो बेटा क्या चक्कर होता है कि जो जो हमारे आसपास की बाउंड्रीज है ना, वो तो हमारे मतलब हर एक कंट्री के अपने अपने सीज या ओशियंस माने जाते हैं। ठीक है, तो वो एक टेरिटोरियल लिमिट के अंदर होते हैं कि वहाँ पे हम लोग अपनी नेवीज भी तैनात करते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है हमारा, हमने तैनात किया होता है कोस्टल एरियाज के ऊपर। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि एक तो ये पानी होता है जिसका हर एक कंट्री के साथ कोई ना कोई लिंक होता है, कोई ना कोई रिकॉग्निशन होता है, चाहे हम उसको नेवी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम उसके अंदर से मिनरल्स निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या कैसे भी हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक होते हैं हाई सीज। हाई सीज क्या होते हैं, जो किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आते। कुछ ऐसे पानी वाले इलाके जिनका हमें ये पता है कि ना तो ये किसी और कंट्री का हिस्सा है, ये मतलब ऐसे ही है। ठीक है, किसी भी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। और ऐसे सीज जो हैं उनके लिए अब हम लोगों ने कुछ काम करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर किसी भी देश के अंदर नहीं आते, किसी भी जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, कानून की हद में नहीं आते, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि आप वहाँ पे जाके जो है मरीन इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करोगे। ठीक है, तो इस तरीके के वाटर बॉडीज जो है हमारे वर्ल्ड में बेटा उनको भी प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी, तो इसके लिए जो है हम लोगों ने
किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये काम किया है? तो बेटा यूनाइटेड नेशंस, जैसा कि आपको पता ही है, ऑप्शन देखते ही हमारे पास आंसर यूनाइटेड नेशंस आएगा। तो ये वर्ल्ड के उन वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो नेशनल बाउंड्री से बाहर है, यानी कि कम से कम पूरी धरती का कितने भी वाटर बॉडीज हैं, हमारे ओशियंस है, उसका 2/3 हिस्सा तो ऐसा ही है जो किसी भी नेशन के बाउंड्री एरिया में नहीं आता। ठीक है जी। तो इस तरीके का लास्ट इंटरनेशनल अग्रीमेंट जो है ओशियन प्रोटेक्शन के ऊपर, ये आज से 40 साल पहले हुआ था, 1982 में करीब करीब। ठीक है। और उस समय नाम रखा गया था यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी, जिसको आप लोग यूएन क्लॉस भी पढ़ते होंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। सो इस तरीके का जो ट्रीटी है वो आज से 40 साल पहले हुआ। ठीक है। अब जो नया ट्रीटी हुआ है साइन, उसमें क्या होगा बेटा, एक न्यू बॉडी क्रिएट की जाएगी जो कि मैनेज करेगी मरीन लाइफ और मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है जितने भी हैं उनको बनाएगी और उनको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, मैनेज करेगी। ठीक है। इसको एक और नाम दिया गया है पेरिस अग्रीमेंट फॉर दी ओशियन। पेरिस अग्रीमेंट हमने क्यों साइन किया हुआ है? ताकि हम ग्लोबली क्या कर सके, कार्बन जो होते हैं कार्बन एमिशंस है उसको कम कर सकें। यहाँ पे भी जैसे पेरिस अग्रीमेंट में देखो कितनी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने शपथ खाई है कि हम लोग कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, उसी तरीके से ये भी पेरिस अग्रीमेंट की तरह ही ट्रीट करेगा वाटर बॉडीज के लिए, ओशियन के लिए, ताकि हम उनकी डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जो पानी की है ना, उसको हम ठीक रखें। ठीक है। तो द ट्रीटी टू डील विद बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, तो किसी भी देश के अगर ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आ रहे हैं तो भी हमने उनको क्या करना है बेटा, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर ये करंट अफेयर था, बहुत अच्छा न्यूज़ था, याद रखना है। इंटरनेशनल अफेयर से अच्छा सवाल बनेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच एयरपोर्ट हैज बीन रैंक्ड अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक एज अ पार्ट ऑफ ACI। ठीक है। अभी ACI का जो है वो मतलब एयरपोर्ट काउंसिल ऑफ जो है इंटरनेशनल काउंसिल है ये, इसका क्या हुआ, इसका ना एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर पता किया गया कि कौन से जो एयरपोर्ट्स हैं हमारे, जो है किसी ना किसी कैटेगरी में क्लीनेस्ट का दर्जा हासिल करके बैठे हैं। तो पूरे एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जो सबसे क्लीनेस्ट आया है, वो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको अपन लोग जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। तो देखिए आंसर क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट, द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अवार्ड किस चीज़ के ऊपर बेस किया गया है कि पैसेंजर सर्वेज जो हैं, कस्टमर ने किस तरीके से अपनी रेटिंग दी है, उनका सेटिस्फेक्शन कैसा है। तो पता चलता है ओवर 30% परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हैं हमने लगाए हैं। तो ACI के अकॉर्डिंग क्या है, 144 अवार्ड्स जो हैं वो 75 एयरपोर्ट्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इस तरीके के प्राइजेस को जीत चुके हैं। कोई किसी कैटेगरी में, कोई किसी कैटेगरी में, लेकिन हमारा एशिया पैसिफिक का क्वेश्चन रहेगा, वो याद रखना है। तो एशिया पैसिफिक के अंदर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा। ठीक है जी। तो सर्वे से एक आधा क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो याद रखना है। अगला सवाल, हु लॉन्च द युवा उत्सव इंडिया एट 2047। देखिए इसको किसने लॉन्च किया है, युवा उत्सव इंडिया एट 2047। पहले तो इसका मतलब क्या है, देखो युवा का मतलब क्या होता है, यूथ होता है ना। ठीक है। तो जो यूथ है उसका उत्सव है। ठीक है। उसका उत्सव यानी कि यूथ का जो फेस्टिवल है, ये एक यूथ फेस्टिवल है। और ये किस चीज़ को दर्शाएगा कि जब इंडिया 2047 यानी कि आज़ादी के 100 साल बाद पहुंच जाएगा, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था ना बेटा, 275वें साल में हम लोग जी रहे हैं। ठीक है जी। और उससे अगला जो साल हमारे पास आ रहा है, वो ये जितना भी इस साल से हमारा शुरू हुआ है वो सारा का सारा कैसा है जी, अमृतकाल है। ठीक है। तो मतलब जब तक हम अपने आज़ादी के 100वें साल में नहीं पहुँच जाएंगे तब तक हम लोग अमृतकाल को सेलिब्रेट करेंगे। तो 2047 के रिगार्डिंग आप बहुत से न्यूज़ देखेंगे आने वाले दिनों में। तो फिलहाल ये न्यूज़ है कि किसने इसको लॉन्च किया है, तो यूथ से ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि यूथ मिनिस्टर कौन है, हमारे अनुराग सिंह ठाकुर। इन्होंने जो है IIT रोपड़ पंजाब से इसको शुरू किया है, इसको अनवील किया है प्रोग्राम को। ठीक है। और इन्होंने इसके साथ साथ युवा उत्सव डैशबोर्ड भी क्रिएट किया है। ठीक है। जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ भी आपके अंदर कला है या कुछ भी है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इसके अलावा देखिए और भी एरियाज में, जैसे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, ठीक है जी, धर एंड होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, हनुमानगढ़ राजस्थान में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हमें नहीं देखना है। तो कपूरथला इन पंजाब, ये थोड़ा सा इसलिए याद रख लेना क्योंकि आपको अगर पंजाब के पेपर देने हैं तो जब जब जिस जिस स्टेट का पेपर देना हो थोड़ा उस चीज़ को थोड़ा सा नज़र कर लेना। लेकिन इसका मेन क्वेश्चन क्या बनेगा कि कहाँ से इसको लॉन्च किया जी, IIT रोपड़ पंजाब से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। तो इसको 150 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बेटा 150 का लिखना पढ़ना ज़रूरी नहीं है आपको, है ना। तो जहाँ पे पेपर देने जा रहे हो वहाँ पे याद रखना, 150 का नंबर याद रखना, ठीक है। और 31 मार्च तक जो है ये हमारा युवा उत्सव चलेगा, ठीक है। तो अभी चल रहा है, तो आप देख सकते हैं इसको ऑनलाइन भी किस तरीके से युवा उत्सव हमारा चल रहा है, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, हु लॉन्च दी लाडली बहना स्कीम इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम जो है किन्होंने लॉन्च की है, उनके जी जो CM है उन्होंने ही लॉन्च की है, शिवराज सिंह चौहान। तो क्या स्कीम है ये लाडली बहना स्कीम? इसके अंदर देखिए जो भी क्वालिफाइड विमेन है उनको कम से कम 1000 रुपये जो है हर मंथ जो है उनके सपोर्ट के लिए उनको मिलेंगे। कम से कम स्टेट के अंदर 1 करोड़ विमेन टारगेट है, ठीक है, जिनको हम लोगों ने गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ जो है सहायता करनी है। तो अभी वो 1000 जो है पर मंथ देंगे, ठीक है। हाँ पता है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो है उसका हेल्प मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। तो हर महीने की 10 तारीख को जो होगा मनी उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट किन विमेन को मिलने वाला है? जो 23 साल से 60 साल की उम्र में है, ठीक है, या तो उनके पास 5 एकड़ से कम लैंड है, या फिर उनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से भी कम है एनुअली, तो उनको एक सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। तो मतलब आप लगा लो कि साल का 12,000 एक्स्ट्रा से बन जाएगा, ठीक है जी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये लाडली बहना स्कीम जो है वो लॉन्च की है शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है। और कहाँ पे की है, कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मध्य प्रदेश में। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, माऊगंज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। अभी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, पता है क्यों? क्योंकि जब भी कभी कोई नया डिस्ट्रिक्ट बनता है, नया स्टेट बनता है, तो चाहे आपके स्टेट से उसका कोई रिलेशन हो या ना हो, वो एक नेशनल न्यूज़ बन जाता है, ठीक है, वो एक स्टेट न्यूज़ नहीं है। अभी जिन्होंने मध्य प्रदेश का पेपर देना उनको तो देखो पता ही है कि वो लोग जो है इसको पढ़ के जाएंगे, लेकिन दूसरे स्टेट के पेपर देने वाले बच्चे इसको नेशनल न्यूज़ समझ के रखे, क्योंकि बेटा हमारे देश में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी तरीके से कोई भी स्टेट है या कोई भी रीजन है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसको बनाना करना, ये सब काम जो है ये सब पावर पार्लियामेंट के पास होती है। तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के इंडियन पॉलिटी का सवाल जो है बीच में आ ही जाता है, ठीक है। तो खैर हम देखते हैं कि माऊगंज जो है वो कहाँ का बना है जी, मध्य प्रदेश का जो है इसको नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। 4 तहसीलों को जोड़ के इसको बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, तो माऊगंज जो है वो रेवा डिस्ट्रिक्ट की तहसील होती थी, ठीक है जी, और अब इसको 4 रेवा डिस्ट्रिक्ट की 4 तहसीलों को जोड़ के बनाया गया है। एक तो माऊगंज, एक हनुमना, नई गढ़ी और देव तालाब, ये 4 तहसील्स हैं जिनको जोड़ के जो है एक नया डिस्ट्रिक्ट जो है माऊगंज बना दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश, M फॉर मध्य प्रदेश, M फॉर माऊगंज, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, हु वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022। 2022 के लिए स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है BBC के द्वारा? मीराबाई चानू, ठीक है जी। तो देखिए कुछ पॉइंट्स, टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर इनका सिल्वर मेडल रहा था, आपको पता ही है, सब लोगों ने उस समय न्यूज़ में पढ़ा था, ठीक है। वेट लिफ्टिंग इनका गेम है, तो ये भी याद रखना है। अब इनको जो है BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। 28 साल की हैं, ठीक है, वेट लिफ्टर है, कहाँ से है? मणिपुर से है, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट हमेशा याद रखना है जब भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी एथलीट वगैरह न्यूज़ के अंदर आता है ना बेटा, तो हमेशा 1-2 चीज़ें याद रखो, जैसे कहाँ कहाँ पे उन्होंने गेम खेली हुई हैं, कहाँ पे उन्होंने मेडल, अभी ओलंपिक जो है वो बहुत बड़ा गेम है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल लिया है, मणिपुर की रहने वाली है, गेम कौन सा है इनका? वेट लिफ्टिंग ये करती है, ठीक है। और ऑब्वियसली एज तो नहीं आती पेपर में, ठीक है। चलिए, तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर जो है वो 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। किस लिए? ताकि विमेन जो है, स्पोर्ट्स विमेन जो है, जो इतना ज़्यादा कुछ अपना मतलब डिवोट करती हैं अपनी पूरी लाइफ। देखिए विमेन को बहुत सारी अड़चने होती हैं फैमिली की तरफ से, मैरिड है तो पेरेंटिंग का प्रॉब्लम है ना, हर तरीके से प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी अगर विमेन जो है कुछ कर पाती है ना, तो दैट मीन्स यार हमें उनको जो है ना आगे लेके आना चाहिए, ठीक है, उनको
शो करना चाहिए। तो जिन्होंने वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अपना मतलब छाप छोड़ी है, उन विमेन के लिए हम लोगों ने BBC इंडियन विमेन स्पोर्ट्स ईयर ऑफ द अवार्ड निकाला है, ठीक है। और विनर्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि पैरा स्पोर्ट्स विमेन का भवीना पटेल ने प्राइज लिया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रीतम सिवक को मिला है। एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर नीतू गंगस है। और चेंज मेकर ऑफ द ईयर है विमेन्स लॉन बॉल्स टीम ऑफ लवली चौबे है, रूपा रानी ठिकरे, पिंकी एंड नयान मोनी साइका, ठीक है। तो ये सब विमेन हैं जिनको अलग अलग चीज़ों में प्राइज मिले, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपने इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करें अगले सवाल की, इन ऑल इंडिया विमेंस फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, किस सिटी के अंदर जो है विमेंस का फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए फोक आर्ट तो आपको समझ आता ही होगा है ना। फोक आर्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल आर्ट है, ठीक है। एक होता है नया जो कि क्रिएट किया होता है, जिसके अंदर हम लोग जो है वो समृद्धि हासिल करते हैं, जिसको सीखते हैं। एक होता है जो वंशों से सदियों से हमारे देश में चलता आ रहा है, ठीक है, उसको हम फोक आर्ट कहते हैं, जो बहुत ही पुराने समय से ट्रेडिशनल तरीके से चलता आ रहा है, ठीक है जी। तो इनका जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, ऑब्वियसली जी महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, ठीक है, मुंबई के अंदर हुआ है। लेकिन फिलहाल किया किस किसने है, एक तो देखिए जी संगीत नाटक एकेडमी है, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीच में आ रही है, PL देश पांडे महाराष्ट्र कला अकेडमी ये बीच में आ रही है, एंड ऑब्वियसली नन अदर देन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। तो इन चार लोगों ने मिलके, लोग कह रही हूँ मैं, इन चार ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके, जिसमें दो तो गवर्नमेंट ही, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जो है हमारी महाराष्ट्र, ठीक है, एंड सेकंड इज संगीत नाटक अकेडमी, और फिर PL देश पांडे महाराष्ट्र कला अकेडमी, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है मिलके ऑल इंडिया विमेंस फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस जो है वो करी है रविंद्र नाट्य मंदिर प्रभा देवी मुंबई के अंदर, ठीक है जी। सो आपको स्टेट ही याद रखना पड़ेगा पेपर के अंदर, इतना ज़्यादा नहीं आएगा कि आप एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, लेकिन फिर भी हमें चलिए नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए। ऑन द ओकेशन ऑफ द इंटरनेशनल विमेंस डे जो है इसको किया गया है। इसी के साथ साथ G20 जो है, जिसमें इंडिया को चार्ज मिला हुआ है W20 यानी कि विमेन 20 ग्रुप का, और इनकी प्रेसिडेंट भी कौन है जी, संध्या पुरेचा। संध्या पुरेचा जो है वो संगीत नाटक अकेडमी की चेयरपर्सन भी हैं, ठीक है। इस इवेंट के अंदर विमेन जो है बहुत सारी स्टेट्स की पॉपुलर फोक आर्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन इसी के साथ साथ वो जागरूकता भी फैलाएंगी, क्या क्या चीज़ों के लिए जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, मेल फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या है विमेन के, ठीक है जी, वो होना चाहिए, फैमिली प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का, वायलेंस या फिर अब्यूज़ जो भी हो रहा है विमेन के अगेंस्ट उसको रेज करना है, ठीक है। तो मतलब फोक आर्ट रिप्रेजेंट करने के साथ साथ इंडिया में चल रही विमेन के अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम है ना बेटा, उसके लिए भी अवेयरनेस जागरूकता फैलानी है, ठीक है जी। थीम क्या है, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। तो ये हमारा यहाँ का थीम रहेगा कि जो इनोवेशन है और टेक्नोलॉजी है उसको जेंडर इक्वालिटी के लिए हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हमारा इसका थीम रहेगा, ठीक है जी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। देखिए इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है ना कि मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को अपने द्वारा चुनते हैं। जैसे आप लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हो, जब भी इलेक्शंस होते हैं हम लोग जाते हैं, हम लोग वोट डालते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पे बिठाने की कोशिश करते हैं। तो जिसके पास मैक्सिमम वोट हो जाती है वो अपनी अपनी एक सीट लेके लोकसभा विधानसभा में जाके बैठ जाता है, ठीक है। इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। अभी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्या होता है कि इलेक्शंस करवा रहे हैं और इलेक्शंस के समय किस तरीके की आपको मतलब फ्रीडम मिली हुई है, कैसा फ्रीडम है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, किसी ने रिश्वतखोरी करके तो इलेक्शंस नहीं किए हैं, अच्छे तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, सभी लोगों को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि भारत में सिर्फ मेल्स को ही अधिकार हो वोट देने का, फीमेल को ना हो, ठीक है। तो खैर ऐसा तो नहीं है, हमारे देश में 18+ को सबको अधिकार है वोट देने का। लेकिन बेटा अगर हम इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के इंडेक्स पे जाते हैं ना, तो चाहे जितना अच्छा हम लोग अपना इलेक्शन सिस्टम चला रहे हैं, लेकिन स्टिल हमारा जो रैंक है ना वो काफ़ी पीछे है। मतलब वर्ल्ड के अंदर 108वें नंबर पे हम हैं, ठीक है। पिछले साल तो देखो 2022 में हम 100वें रैंक पे थे और अब हम गिर के देखो 108 के ऊपर आ गए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारा पुअर परफॉर्मेंस रहा है इस इंडेक्स में। तो देखें जी इंडिया का रैंक 108 है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है 2023 की।
ठीक है। काफ़ी कंट्रीज से हम यार नीचे हैं, तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर, नाइजीरिया, ये भी हमसे आगे हैं भाई, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग जो है 100वीं पोजीशन थी 2022 के अंदर, और अब कौन सी पे आके गिर गया जी, 108 पे आके गिर गया है, ठीक है जी। तो ईडीआई यानी कि इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में तो है ही रैंकिंग, इसी के साथ साथ बेटा लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स भी हम लोगों ने जारी किया साथ में ही, तो 97th रैंक है। पाकिस्तान भी 2 स्लिप नीचे आ चुका है, यानी कि 106वें रैंक के ऊपर आ चुका है, और ईडीआई के अंदर उसका 110वां रैंक है, ठीक है। तो एक आधी नेबरिंग कंट्री याद रखनी है हमें। तो लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स क्या बताता है कि कितने लिबरल है और इलेक्टोरल एस्पेक्ट्स हैं हमारी डेमोक्रेसी के। 71 इंडिकेटर्स हैं इसमें, जैसे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गया, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हो गया, ठीक है, और किसी भी तरीके का दबाव तो नहीं है, ठीक है, तो इस गुंडा राज तो नहीं चल रहा है, ठीक है, सिंपल सी टर्म्स में। तो इस तरीके के काफ़ी सारे 71 इंडिकेटर्स को देखा गया, जिससे हमें पता चला कि इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आखिरी सवाल है आज का हमारा, हु अनवील्ड द बुक इंडियाज वैक्सीनेशन ग्रोथ स्टोरी एट वर्ल्ड बुक फेयर 2023। तो वर्ल्ड बुक फेयर हुआ बेटा 2023 में, जिसमें एक बुक को लॉन्च किया गया है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, ठीक है। तो इंडिया की जो वैक्सीनेशन है किस तरीके से चलती है, कैसे नहीं चलती है, तो किसने रिलीज़ किया है, खैर हम बात करें डॉक्टर मनसुख मंडाविया, जो कि हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर हैं, ठीक है। इन्होंने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बताई है फ्रॉम काउपॉक्स की वैक्सीन से लेके आज वैक्सीन मैत्री तक हम लोगों ने किस तरीके से अपना डेवलपमेंट किया। मैत्री में क्या है, देखो हम खुद तो वैक्सीनेशन का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, हम उनको भी वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है मैत्री, वैक्सीन मैत्री तक का जो है हमारा सफ़र पूरा इस किताब में दर्ज है। इसके ऑथर हैं श्री सज्जन सिंह यादव, ठीक है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इन्होंने वर्ल्ड बुक फेयर जो प्रगति मैदान में हुआ है वहाँ पे इस बुक को लॉन्च किया है। तो बुक इलेबोरेट कर रहा है इंडिया की इंप्रेसिव अचीवमेंट जो हैं वो डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग कोविड-19 वैक्सीन को हमने डेवलप भी किया, प्रोड्यूस भी किया और डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, दूसरे देशों को दिया भी है, ठीक है जी। तो बुक रिप्रेजेंट कर रही है वर्ल्ड के सबसे बड़े लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव कोविड-19 को, जो कि इंडिया ने मतलब किस तरीके से हैंडल किया ना, उसको पूरा इलेबोरेट किया है। किस तरीके के चैलेंजेस, टफ मल्टीफेसेटेड चैलेंजेस हमारे पास आए और उनको हमने ओवरकम किया। वैक्सीन हेजिटेंसी, ईगरनेस, अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इक्विटेबल असेस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट, कोल्ड चेन डायनेमिक्स हम लोगों ने बनाए, ठीक है। वैक्सीन सेंटर, कोल्ड चेन डायनेमिक होता है बेटा कि आपकी जो मेडिसिन हैं वो डीप फ्रीजर्स के अंदर डालकर दी जाती है, क्योंकि पता है ना कि बेटा वैक्सीनेशन जो है फ्रीजर के बाहर रह नहीं सकती हैं, ठीक है। तो वैक्सीनेशन जो है वो डीप फ्रीजर्स में रख के दी जाती है। तो ऐसा भी चेन बनाना हमारे लिए ज़रूरी था, लॉजिस्टिक्स बनाना ज़रूरी था। तो क्या क्या हम लोगों ने बनाया, क्या क्या हम लोगों ने किया, क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस आए, वो सब इस बुक के अंदर है। तो मतलब अगर कोविड-19 का जो सफ़र है, वैक्सीनेशन का जो पूरा सफ़र है, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपके पास ही बहुत अच्छी किताब है पढ़ने के लिए, ठीक है जी। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा ज्ञान आपको इस किताब से मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हुए समाप्त। तो कल की क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस।